वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल एंड सर इस वाली वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सर इस वाली वीडियो में हम सीए फाइनल दिसंबर 2021 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस के 30 मार्क्स के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। द मोस्ट अवेटेड वीडियो। आप सबने बहुत कमेंट्स करे, बहुत सारे मुझे मैसेजेस करे कि सर आप कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस के 30 मार्क्स के एमसीक्यूज लेके आइए। एंड इसका रीजन भी क्या था, पहले आपने देखा एफआर, एसएफएम एंड आपका ऑडिट तीनों पेपर आपके कॉपी पेस्ट आ गए थे। आपके कहाँ से? स्टडी मटेरियल से आ गए थे। तो ऑब्वियस सी बात थी कि ग्रुप वन के अंदर एक पेपर डिफिकल्ट आना ही था और वो बचा कौन सा था? कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। तो आप सबको पता ही है कि डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर तो इन्होंने एकदम कर दिया टफ। टफ था वो, ऑब्वियसली बहुत लेंथी भी था। डेफिनेटली वो मैनेज हो सकता था, बट ये कि वो बहुत ज़्यादा इन्होंने ट्रिकी कर दिया था। ठीक है, उसके बाद हम सबको लगा कि यार एमसीक्यूज शायद थोड़े से सिंपल हो, बट देखा तो यार एमसीक्यूज उससे भी ज़्यादा ट्रिकी। सारे एमसीक्यूज दो दो नंबर के, कुछ एक एक नंबर के एमसीक्यूज भी थे, बट यस मतलब वो भी ट्रिकी थे, उनमें टाइम भी लग रहा था एंड डेफिनेटली ओवरऑल पेपर वाज लेंदी एंड वाज वेरी टफ। सो मूविंग ऑन, हम देख लेते हैं हमारे कैसे कैसे एमसीक्यूज रहे। अगेन इसके अंदर भी सेम स्ट्रैटेजी रहेगी। यहाँ पे मेरा आपको इसका कोई भी एमसीक्यूज का आंसर बताना नहीं है। मुझे आपको इससे रूबरू कराना है कि भाई कौन सा एमसीक्यू आया था, कहाँ से आया था, उन्होंने कहाँ कहाँ तक वो अपना दिमाग लगा रहे हैं, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सके फॉर मे 22 एंड ऑनवर्ड्स एग्जामिनेशन। आपको यहाँ पे कोई अपने आंसर चेक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। पहले वाले क्वेश्चन से वीडियोस के अंदर हम अपने आंसर चेक करते थे, बट एमसीक्यू के अंदर वो चीज़ फंडा नहीं लगेगा, क्योंकि एमसीक्यू ऑब्वियसली वो नया ही बनाएगा। इसमें से रिपीट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। कोई न्यू ही एमसीक्यू आएगा, अगर एक आधा रिपीट होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो मूविंग ऑन, हम देख लेते हैं क्या है हमारा पहला इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो था। और ये क्या था आपका सर? दिस वाज बेस्ड ऑन सेक्शन 203 एंड दिस वाज डायरेक्टली कॉपी पेस्ट फ्रॉम केस सिनेरियो नंबर 2 ऑफ योर आरटीपी मे 2020। तो आरटीपी मे 2020 खोलो सब, और वहाँ पे केस सिनेरियो नंबर 2 देखो। इन्होंने इनके इसमें से दो क्वेश्चन पूछे और दो दो नंबर के पूछे, तो 4 नंबर का इन्होंने एक इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो बना दिया छोटा सा। तो हम देख लेते हैं क्या है इस केस सिनेरियो के अंदर। So this case scenario was directly from appointment and remuneration of managerial personnel for applying for the provision of section 203 of the Companies Act 2013. So case scenario number आपका 2 था of RTP May 2020 and this was based on chapter number 2 of appointment and remuneration of managerial personnel and was based on section 203 of the Companies Act 2013. ठीक है सर, देख लेते हैं केस सिनेरियो इन्होंने बनाया, बड़ा सा बनाया, 4 नंबर के लिए इन्होंने हमारी जान ही ले ली बस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस स्मार्ट एज एमडी इन पीएम लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। तो देखिए मैंने तो आपके लिए यहाँ पे क्या करा, आरटीपी से उठा के यहाँ पे केस सिनेरियो कॉपी पेस्ट कर दिया है। एग्जाम में इसके नाम चेंज थे, इसकी फिगर्स वगैरह चेंज थी। फिगर्स तो क्या आई थी इसमें, केस सिनेरियो तो इसका नाम चेंज था, अदरवाइज द कॉन्सेप्ट वाज एंड द क्वेश्चन वर्स वेरी 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 मच सिमिलर। तो देख लेते हैं अलीबाबा लिमिटेड वाले हमारा केस सिनेरियो है। is a listed company and incorporated under the provisions of Companies Law having its register office at Andhra Pradesh. Miss Smart is a managing director of Alibaba since its incorporation. She was the first director and one of the promoters of the company. She has a vast experience of managing the company in a very efficient manner. Alibaba Limited is holding company of PM Limited with FIRA Private Limited as a subsidiary of PM Limited. Under the guidance of Miss Smart, Alibaba Limited acquired shareholding in PM Limited and thus resulting it into a subsidiary of Alibaba Limited. Now the board of directors of Alibaba Limited wishes to nominate Miss Smart for the position of managing director in the PM Limited and also to appoint her as a whole-time director in FIRA Private Limited, which is a wholly owned subsidiary of PM Limited. Therefore, the board of directors of PM Limited passed a board resolution through resolution by circulation. Oh, ठीक है, to appoint Miss Smart as MD of the company. Subsequently, the board of directors of FIRA Limited passed the board resolution at the board meeting wherein all the directors present in the meeting approved the resolution for appointing her as a whole-time director of the company, and then subsequent to unanimous board approval, FIRA Limited is also conducted with the general meeting और फलाना ढिमकाना है। आगे हमारा बिल्कुल भी काम का नहीं है। इन्होंने क्या बोला है, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस स्मार्ट शेड्यूल 5 की कंप्लीट कंडीशंस देख लेना, कौन सी नॉमिनेशन वाली, कि उसके अकॉर्डिंग आपका पे हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मूविंग ऑन क्वेश्चन पे देखते हैं इन्होंने क्या करा। आपको पता चल गया क्वेश्चन पढ़ने से, आप वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए एक बार अपना, आप देखिए क्या इन्होंने केस सिनेरियो पूछा। इसमें क्या था, अलीबाबा लिमिटेड एक कंपनी है, मिस स्मार्ट है, मिस स्मार्ट एमडी है अलीबाबा लिमिटेड की। अब इनकी क्या है, अलीबाबा लिमिटेड क्या होल्डिंग कंपनी है किसकी? पीएम लिमिटेड की। ठीक है, और एक और इनकी क्या है, पीएम लिमिटेड की क्या है, सब्सिडियरी है, फीरा लिमिटेड है एज अ सब्सिडियरी टू पीएम लिमिटेड। तो एक चेन सी बन गई, सबसे ऊपर अलीबाबा लिमिटेड आ गया, उसके नीचे पीएम लिमिटेड आ गया, उसके नीचे फीरा
प्राइवेट लिमिटेड आ गया, 3 कंपनीज हो गई। और मिस स्मार्ट क्या है, मिस स्मार्ट है आपकी एमडी है किसमें, अलीबाबा लिमिटेड में है। और वो क्या है, अब इनका क्या चल रहा है, अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस स्मार्ट अलीबाबा लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया शेयर होल्डर्स ऑफ पीएम लिमिटेड, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नाउ रिजल्टिंग इनटू अ सब्सिडियरी कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलीबाबा क्या चाहते हैं, मिस स्मार्ट को एमडी बनाना चाहते हैं पीएम लिमिटेड के अंदर। क्या वो बना सकते हैं, क्या वो बना सकते हैं? सर आंसर इज वेरी सिंपल, सेक्शन 203 के अंदर जाओ, सेक्शन 2 और स्पेसिफिकली अगर मैं देखूँ सेक्शन 203 सबसेक्शन 3 का भी थर्ड प्रोवाइजो लगता है। वो क्या कहता है सर, आपने क्या बोला है पहले, सेक्शन 203 सबसेक्शन 3 तो कहता है कि भाई एक ही कंपनी में एमडी बन सकता है, ठीक है, एक होल टाइम मैनेजर पर्सनल जो भी आपका है वो आपका सिर्फ एक ही कंपनी में एमडी बनेगा। बट इसका थर्ड प्रोवाइजो क्या बोलता है, सेक्शन 203 सबसेक्शन 3 का थर्ड प्रोवाइजो बोलता है कि सर आप ना एज एन आप एक कंपनी में तो एमडी हुई, बट आप अपनी सब्सिडरी कंपनी में भी एमडी बन सकते हो, बट कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? जब आपके बोर्ड मीटिंग के अंदर कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या पास कर लें, यूनानिमस रेजोल्यूशन पास कर लें, ठीक है, और तब आप क्या बन सकते हो, उस कंपनी में एमडी बन सकते हो। तो इस वाले कंडीशन में देख लेते हैं, ये पीएम लिमिटेड के लिए पूछ रहा है कब क्या वो बन सकती है, क्या वो बन सकता है, मिस स्मार्ट जो है क्या वो एमडी बन सकती है? आंसर इज क्लियरली नो, आंसर इज क्लियरली नो। क्यों सर? इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने जो रेजोल्यूशन पास करा है हमें कहाँ पे करना है, बोर्ड मीटिंग में करना है, इन्होंने कर लिया सर्कुलेशन से। सर्कुलेशन का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 175, बिल्कुल ही गलत है। इन्होंने क्या करा है, कहाँ गया, मैं अगर आपके लिए पढ़ूं, इन्होंने करा है ये रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। देखिए इस एक लाइन की वजह से, या मैं क्या हूँ, इस एक वर्ड की वजह से, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन की वजह से आप मिस स्मार्ट पीएम लिमिटेड के अंदर एमडी नहीं बन सकती, नहीं बन सकती मैम, नहीं बन सकती। तो वैसे देखो दो वैलिड वाले ऑप्शन तो हटा ही दो, ये तो बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि मुझे क्या आंसर इनवैलिड बताना है, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट इनवैलिड है। अब जब इनवैलिड है तो हम देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने लिख रखा है। पहला ऑप्शन देखते हैं, इनवैलिड एज नो अपॉइंटमेंट वाज मेड और अप्रूव बाय रेजोल्यूशन पास एट द बोर्ड मीटिंग, बिल्कुल ही सही कह रहा है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग एंड सपोर्टेड बाय जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 196, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। शायद मुझे लास्ट वाला ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, बट देख लेते हैं। इनवैलिड बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन ऑफिस एज एमडी, बिल्कुल ही गलत है। सेक्शन 203 सबसेक्शन 3 का थर्ड प्रोवाइजो तो एक नंबर ही कर गया। सेक्शन 203 सबसेक्शन 3 का थर्ड प्रोवाइजो इसको पता ही नहीं है, तो सेक्शन ये आपका क्लॉज जी तो बेकार ही हो गया। तो आपका जो है आपका राइट आंसर ए है, ठीक है, डन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, विद मिस मार्स अपॉइंटमेंट इन एज डब्ल्यूटीडी इन फीरा लिमिटेड। अच्छा ये कह रहा है पीएम लिमिटेड की जो सब्सिडी है फीरा लिमिटेड, क्या उसमें अपॉइंट हो सकता है? अब आप बताइए, अब आप बताइए क्या एमडी जो एक आपका किस में लिमिटेड में है, आपका एक तो है पीएम लिमिटेड के अंदर है और आपका एक है अलीबाबा लिमिटेड के अंदर है। जब वो दो कंपनी में एज एन एमडी अपॉइंट हो गया, क्या वो थर्ड कंपनी में अपॉइंट हो सकता है? आंसर इज क्लियरली क्लियरली नो, आंसर इज क्लियरली नो। आप बताइए आंसर इज क्लियरली नो या यस? आंसर इज क्लियरली यस, क्योंकि वो क्या है आपका अलीबाबा लिमिटेड के अंदर तो अपॉइंट है, बट वो आपका क्या है पीएम लिमिटेड के अंदर तो अपॉइंट ही नहीं हुआ ना, इनवैलिड थी। अगर हम देखें आपको लग रहा होगा कि भाई इन्होंने बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया तो दो में अपॉइंट हो गया, इस इन दोनों के जो आंसर है इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों को आपको मिक्स करना है, क्योंकि केस सिनेरियो आपका एक है। तो ऑब्वियसली जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर जो है सेकंड क्वेश्चन के आंसर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन का अगर आंसर आप वैलिड कर देते, अगर आप वैलिड कर देते तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ऑब्वियसली इनवैलिड ही आता, वो अपॉइंटमेंट उसकी नहीं हो सकती थी, क्योंकि जब दो कंपनी में हो जाती है तब आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते थे, ठीक है। बट इस वाले क्वेश्चन में क्या हो, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आंसर इनवैलिड हो गया। जब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आंसर इनवैलिड हो गया तो ऑब्वियसली वो अभी भी एक कंपनी के अंदर एम्प्टी है, तो जब वो एक कंपनी के अंदर एम्प्टी है तो दूसरी कंपनी में भी एम्प्टी बन सकती है एज पर प्रोवाइजो नंबर थर्ड ऑफ सेक्शन 203 सबसेक्शन 3। तो ऑब्वियसली इसका आंसर येस आएगा। तो ठीक है, नो वाला ऑप्शन बेकार है, इन्होंने कहा प्राइवेट कंपनी रूल 88 ये ऐसी तो कोई बात लिखी नहीं 203 के अंदर, ठीक है। और लास्ट वाला देखो, नो बिकॉज रिस्ट्रिक्शन 203 ऑन अपॉइंटमेंट इज मोर देन वन कंपनी, ये डी वाला मैं भी आपको समझाता हूँ लिंक करके, ठीक है। येस ऑन फर्दर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आंसर तो येस है, बट सीजी की अप्रूवल वगैरह तो कुछ रिक्वायर्ड ही नहीं है, ना सेक्शन 203 के अंदर लिखी है। तो ऑब्वियसली आंसर बी आएगा, येस एज पर सेक्शन 27 क्लॉज 71 इट इज अ डीम्ड पब्लिक कंपनी, ठीक है सर। अब मैंने आपको क्या बोला, इन दोनों के आंसर इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है? अगर मेरा आंसर क्या बोला कि अगर मेरा आंसर पीएम लिमिटेड के अंदर अगर हमारा अपॉइंटमेंट वैलिड आ जाती, वैलिड कैसे आ जाती, अगर सपोज ये सर्कुलेशन बाय सर्कुलेशन ना करके अपॉइंटमेंट इन दी बोर्ड मीटिंग करता,
तो आप आंसर यस करते, आप आंसर यस करते कैसे करते, ऑप्शन बी करते, वैलिड एज दी होल टाइम केएमपी शैल होल्ड ऑफिस इन इट्स सब्सिडियरी एट द सेम टाइम। आंसर आप बी करते। जैसे आपने बी करा, आपने बी वैलिड करा और ये आपका अली बाबा लिमिटेड के अंदर ऑलरेडी एमडी है, तो दोनों में एमडी हो गया, अब वो थर्ड कंपनी में एमडी अपॉइंट नहीं हो सकते, तो ऑब्वियसली आप इसका आंसर फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर सेकंड वाले में डी करते हैं आपका। कैसे, नो, बिकॉज रिस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 203 सबसेक्शन 3 ऑन अपॉइंटमेंट इज मोर देन वन कंपनी। ठीक है, आप ये वाला फिर आंसर आप इसका कर देते। ऑल्दो ये हमें रिक्वायर नहीं था, मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाया, जिसको समझ आया बढ़िया, नहीं आया आप आगे बढ़िए। आपको करेक्ट आंसर आपको मैंने समझा दिए, आंसर नंबर ए है और आपका आंसर नंबर बी है। ए क्यों है, क्योंकि सर्कुलेशन की वजह से हो रहा था, जबकि बोर्ड मीटिंग के अंदर आपका क्या होना चाहिए, रेजोल्यूशन, तो इसलिए ए आ गया इनवैलिड। और जब ए के अंदर इनवैलिड हुआ तो ऑब्वियसली आपका क्या करोगे, आप इसकी फीडर लिमिटेड के अंदर अपॉइंटमेंट कर सकते हो, क्योंकि अभी वो ए के अंदर एमडी है, तो आंसर इसका बी आ जाएगा। ठीक है, डन। सर नेक्स्ट एमसीक्यू क्या था, सर आपका नेक्स्ट एमसीक्यू था वो आपका सेक्शन 214 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर था, जो कि रेड करा जाता है, रेड विद रूल नंबर 5 ऑफ द कंपनीज इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी रूल्स 2015। उस रूल के अंदर क्या लिखा है, रूल नंबर 5 के अंदर उन्होंने लिखा है कि सर जब भी जो भी एप्लीकेंट क्या करेगा, सीजी को एप्लीकेशन करेगा, बिफोर अपॉइंटिंग एन इंस्पेक्टर, सीजी क्या करेगी, आपको क्या एप्लीकेंट से क्या मांगेगी, सिक्योरिटी मांगेगी जो एक्सीड नहीं करेगी, नॉट एक्सीडिंग 25,000 फॉर द पेमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये सब पढ़ते होंगे, 25,000 वाली चीज भी सबको याद होगी, बट इन्होंने क्या पूछा, एक स्टेप और डिग इन कर दिया कि हम 25 नहीं पूछते, 25 तो सब आपको आता ही होगा, हम पूछते हैं कि भाई 10,000, 15,000, 25,000, ये तीनों फीस किस किस केस में लगती है। तो ऑब्वियसली फिर आपको यहाँ पे टर्नओवर की लिमिट याद करनी थी कि भाई टर्नओवर 50 करोड़ होगा या अप टू 50 करोड़ होगा, तो फीस आपकी अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी जो है आपकी 10,000 होगी, या अगर आपका टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ होगा एंड अप टू 200 करोड़ होगा तो आपकी अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी 15,000 होगी, एंड टर्नओवर इफ इट इज मोर देन 200 सीआर देन आपकी अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी रुपीज 25,000 होगी। तो इसी केस में हमने इन्होंने एक अगेन यहाँ पे एक दो लाइन इन्होंने लिखी थी क्वेश्चन के अंदर, एमसीक्यू के अंदर, और इसके अंदर टर्नओवर जो था दैट वाज मोर देन 50 सीआर बट अप टू 200 सीआर। तो ऑब्वियसली हमें पता चल गया था अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी हमें जो लगनी है वो 15,000 की लगनी है, तो वही मैंने चीज आपके लिए लिख दिया, इन एग्जाम टर्नओवर वाज मोर देन 50 सीआर बट अप टू 200 सीआर। मुझे एग्जैक्ट आंसर याद नहीं है, शायद वो टर्नओवर आपका है 60 या 70 सीआर के आसपास था, दैट वाज प्रीटी मच विद इन द लिमिट। तो इस वजह से हमारी सिक्योरिटी थी वो दैट वाज 15,000 वाज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड टू सीजी। जिसको अगर ये वाली टर्नओवर लिमिट्स नहीं आती वो एग्जाम में अपना दिमाग लगा रहा होगा, या फिर बहुत लोग 25,000 भी करके आएंगे, दैट इज क्लियरली रॉन्ग। तो आंसर करेक्ट जो हमारा था 15,000 था। नेक्स्ट एमसीक्यू था आपका, सब देखो सर पेनल्टी सब पढ़ते हैं, सब पेनल्टी सेक्शन 447 सब रट्टा मार के जाते हैं। ठीक है आपके, और क्या पढ़ते हैं आपकी सर 446 बी भी इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, स्मॉल कंपनी एंड 1% कंपनी की कुछ इसमें 50% रिलैक्सेशन हो जाती है पेनल्टी के अंदर, बट इन्होंने एक स्टेप और ऊपर ले गए, कहते हैं कि हमें वो नहीं पूछना, वो तो सब याद करके आएंगे, अमेंडमेंट वाला पार्ट है। हम 446 ए पे ले गए, फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ पनिशमेंट। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, मैंने आपके यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हैं कि भाई पनिशमेंट देने से पहले क्या क्या फैक्टर्स ऑब्वियसली कौन ऑथराइज ऑफिसर रखेगा अपने दिमाग में। साइज ऑफ द कंपनी ऑब्वियसली हम देखेंगे नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, इंजरी टू पब्लिक इंटरेस्ट देखेंगे, नेचर ऑफ डिफॉल्ट देखेंगे एंड रिपरेशन ऑफ डिफॉल्ट देखेंगे। इसमें से इन्होंने ये 5 फैक्टर तो है, इन्होंने एक 6th और डाला था, तो ऑब्वियसली जहां आपको पता चल जाएगा जहां पे पांचों अगर ये आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, 6th वाला आपको आइडेंटिफाई करना था, इन्होंने क्या कहा था कि कौन सा फैक्टर नहीं है, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना था, मैंने 5 आपके लिए लिख दिए, कौन सा वो था मुझे याद नहीं है, वो 6 वाला आपको एकदम देख के पता चल जाएगा, क्योंकि ये पांचों आपके उसमें एमसीक्यू के अंदर दिख रहे थे क्लियरली। ठीक है डन। एमसीक्यू नंबर 3, रजिस्टर्ड वैल्यू। इस बार तो इन्होंने रजिस्टर्ड वैल्यू ऐसे पूछा है, और उसके अंदर भी इन्होंने पूछा रजिस्टर्ड वैल्यू की वैल्यूएशन रूल जो है ना, सेक्शन 247 सबको याद है, उसकी इन्होंने पेनल्टी पूछ ली, बट इन्होंने क्या करा, रजिस्टर्ड वैल्यूएशन रूल्स पूछे, इसमें डिग इन कर गए। एक तो आपका शायद 4 नंबर या 5 नंबर का आपका वो था डिस्क्रिप्टिव के अंदर इन्होंने पूछा, और एक दो नंबर इन्होंने यहाँ पे एमसीक्यूज में भी हमें चेक कर लिया। तो अगेन दिस वाज एमसीक्यू ऑन सेक्शन 247 रेड विद अगेन रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड वैल्यूएशन रूल्स 2017। इस रूल में क्या लिखा होता है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर व्हाइल कंडक्टिंग अ वैल्यूएशन कंप्लाई विद द वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स as notified under Rule 18. However, until the valuation standards are notified or modified by the CG, a valuer shall make valuation as per। अच्छा जी, इन्होंने क्या करा, वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स कौन नोटिफाई या मॉडिफाई करेगा, रूल 18 के अकॉर्डिंग देख लेंगे। अगर सीजी ने अगर नोटिफाई मॉडिफाई नहीं करे हैं तो आपका रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन से वैल्यूएशन रूल्स फॉलो करेगा, इन्होंने करा ये, इन्होंने पूछा कि भाई इंटरनेशनल एक्सेप्टेड वैल्यूएशन। अब देखो ये मैंने आपके लिए बिल्कुल एमसीक्यू की तरह लिख दिया है, सेम ऐसे ही एमसीक्यू में पूछा था, अब हमें आइडेंटिफाई करना था क्या है बेस्ट आंसर, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स या फिर वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स अडॉप्टेड बाय एनी रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। देखो दोनों ही सही है, इंटरनेशनल वाले ले लो या फिर हमारे क्या करो एनी रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन वाले ले लो,
या बोथ ए एंड बी, आंसर बोथ ए एंड बी आपको देख के तो चल रहा होगा, नीचे डी वाला कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अदर जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अरे यार एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसका क्या लेना देना, ये तो स्टैट ऑडिट के लिए है, हमारा रजिस्टर्ड वैल्यूअर का क्या करेगा उसमें, तो ऑब्वियसली आंसर इसका सी था। नेक्स्ट एमसीक्यू अगेन बहुत सिंपल एमसीक्यू था। इसके अंदर क्या पूछा इन्होंने, रेजोल्यूशन प्लान भाई कौन बनाता है, रेजोल्यूशन प्लान आपके रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स बनाते हैं, बट उसे सबमिट कौन करता है, सबमिट आपका रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सबमिट करता है। अब बहुत लोगों ने यहाँ पे इसका आंसर रेजोल्यूशन क्या कर दिया, एप्लीकेंट कर दिया कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट सबमिट करता है, बट इन्होंने ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ा। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट सबमिट करता है किसको, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, एंड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आगे सबमिट करता है टू द बोर्ड फॉर अप्रूवल। तो क्वेश्चन के अंदर हल्का सा ट्विस्ट था, अगेन पूरा पेपर ही लॉ का ट्विस्ट वाला था, तो ये तो एक्सपेक्टेड था ही। Resolution plan is required to be submitted to the board for approval. A resolution applicant may submit a resolution plan along with an affidavit stating that he is eligible under section 29A, कोई दिक्कत नहीं है, to the resolution professional prepared on the basis of the information memorandum, but resolution professional is required to submit a resolution plan to the board for approval. सिंपल एमसीक्यू था, बेसिक एमसीक्यू था, आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू जो था सर आपका वो था रिमूवल ऑफ कंपनी, रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार, तो वाला था आपका सेक्शन 249 के ऊपर इन्होंने चेक करा। सेक्शन 248 की कंडीशंस होती हैं, उन्होंने इस पर नहीं पूछा, इन्होंने क्या करा सेक्शन 249 में क्या होता है, किस किस सर्कमस्टांसिस के अंदर कंपनी आपका एप्लीकेशन नहीं दे सकती फॉर द रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। उसके अंदर एक पॉइंट था कि आपको ये देखना था कि भाई प्रीवियस 3 मंथ्स के अंदर अगर कंपनी ने ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दी है फॉर सैंक्शनिंग ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, तो आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन नहीं दे सकते। तो बेसिक था, इन्होंने क्या करा 3 मंथ्स की टाइम लिमिट पे पूछ लिया इन्होंने क्वेश्चन, इन्होंने पूरी सेम लाइन लिखी, सबको याद भी होगी, इन्होंने पूछा क्या 3 मंथ्स है, 9 मंथ्स है, 6 मंथ्स है, 12 मंथ्स है, ऐसे 3-4 फिगर लिखी, आंसर वॉज 3 मंथ्स। 3 मंथ्स जहां आपको दिख गया आपको वहां पे गोला टिक मार के आना था, आंसर आपके आ गए थे। नेक्स्ट एमक्यू, अब तो वही तो मैंने पूरा डिस्कस ही कर लिया आपके साथ, ये आपका पूरा हो गया है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। आंसर जो था आपका 3 मंथ्स मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है, ये आपका करेक्ट आंसर था। सो एमसीक्यू नंबर 6 आपका क्या था, दिस एमसीक्यू वाज बेस्ड ऑन सेक्शन नंबर 380। अगेन इन्हें टाइम लिमिट्स और मंथ्स जहां भी आपको दिख रही है ना फिगर सी, इन्हें बहुत प्यार है उससे। अगेन इसमें इन्होंने क्या पूछा, हमें पता है भाई एवरी फॉरेन कंपनी क्या होता है, जब भी वो अपना प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में स्टैब्लिश करती है तो उसे क्या करना होता है, रजिस्ट्रार को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, लाइक मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, चार्टर ऑफ द कंपनी, नेचर ऑफ बिजनेस, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फलाना निमकाना। अब इन्होंने एक और चीज पूछी, इन्होंने क्या करा, डिलीवर करना है, इन्हें क्या करना है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी करना है, ये हमें पता है रूल 3 के अंदर जो भी प्रिस्क्राइब है। अब इन्होंने पूछा कितने दिन में करना है, ऑब्वियसली आंसर इज विद इन 30 डेज, ये बहुत लोगों को याद भी होगा, सबका आंसर सही हुआ होगा। देखो अगेन इन्होंने 30 डेज मतलब इस पे पूछा कि भाई कितने दिन में करना है, इन्होंने फिर एमसीयू लिखा, इन्होंने लिखा 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज, आंसर 30 डेज था, ठीक है आंसर। नेक्स्ट वॉज आपका जो एमसीयू था वो सेक्शन 390 पे था, सेक्शन 390 जो कि आपका रेड करा जाता है कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल्स 2014। इसके अंदर इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने सर आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट की जो डेफिनेशन होती है ना उस पर इन्होंने एमसीक्यू पूछ लिया कि भाई आईडीआर की डेफिनेशन होती, आईडीआर की डेफिनेशन क्या होती है, मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्रिएटेड बाय डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इन इंडिया एंड ऑथराइज्ड बाय अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड मेकिंग एन इश्यू ऑफ सच डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने क्या करा, आगे जंबल वर्ड्स खेल रहे थे ये हमारे साथ, ये आगे पीछे चेंज कर रहे थे, डेफिनेशन यही थी, इन्होंने क्या करा यहाँ पे क्या करा, डोमेस्टिक डिपॉजिटरी की जगह लिख दिया कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के क्या आगे क्या लिख दिया, इन्होंने लिख दिया डोमेस्टिक डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इन इंडिया। तो जंबल वर्ड वाला गेम चल रहा था डेफिनेशन के अंदर, जिसको एग्जैक्ट डेफिनेशन याद थी, किसी को पता था क्या आगे पहले आना है, ये चलो वो तो याद भी नहीं करना, आपको मीनिंग अगर पता था तो आप इसका एमसीक्यूज करेक्ट कर सकते थे। अगेन पूरा लॉ का पेपर इन्होंने ऐसा ट्रिकी कर दिया, बस दिमाग खोल के जाना था आपको, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 8 क्या था, दिस वाज बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ मेंबर, बताओ मेंबर की डेफिनेशन पूछ ली, कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 407 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या बोलता है मेंबर की डेफिनेशन क्या होती है, सर वो जुडिशियल या फिर टेक्निकल मेंबर हो सकता है, किसका, ट्रिब्यूनल का या फिर वो एपीलेट ट्रिब्यूनल का, एंड इंक्लूड्स क्या करता है, प्रेसिडेंट और द चेयरपर्सन एज द केस में बी, एज द केस में बी, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, ये आपका आसान हो गया। एमसीक्यू नंबर क्या है 9 क्या था आपका, एमसीक्यू नंबर 9 था आपका सेक्शन नंबर 232 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर था। ये क्या कहता है सर, आपका क्या होता है, ट्रिब्यूनल जब भी ऑर्डर पास करता है, किसका, आपने कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का जब भी ऑर्डर पास करता है, वो कुछ ऑर्डर और पास कर सकता है, जैसे आपका इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स थे कि भाई सारी एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगी,
तुम्हारी लाइबिलिटी जो भी ट्रांसफरी कंपनी की ट्रांसफर कंपनी जो भी आपकी ट्रांसफर कंपनी है वो ट्रांसफरी कंपनी की हो जाएगी। तो उससे रिलेटेड एक प्रोविजन था, कब एक प्रोविजन था, मेक प्रोविजन फॉर द ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द ट्रांसफर कंपनी टू द ट्रांसफरी कंपनी। तो इन्होंने इसके ऊपर भी एक आपका एमसीक्यू चेक करा था। तो अगेन मेरा पर्पस आपको ये बताना नहीं है क्या क्या आंसर है, क्या क्या आपका क्या एमसीक्यूज पूछे गए। मोर देन दैट मेरा पर्पस ये है कि इंस्टीट्यूट कौन से एरिया से एमसीक्यू पिक करता है या वो एमसीक्यू बनाते हुए क्या क्या सोचता है, ताकि अपने फर्दर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो डेफिनेटली आप अपने प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग करते रहिए। एमसीक्यू नंबर 10, दिस वाज बेस्ड ऑन सेक्शन नंबर 245। क्या होता है वो क्लास सेक्शन के ऊपर होता है। इन्होंने क्या पूछ लिया, नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स बता दो। बेसिक था यार, कोई दिक्कत नहीं थी। नॉट लेस देन आपका क्या है 100 डिपॉजिटर्स हो सकता है and or not less than 5% of total number of depositors whichever is less, or any other depositor to whom the company owes 5% of the total deposits of the company। तो आपका बेसिक ही था, सब याद करके जाते हैं। ये जो डिपॉजिटर वाली है इसके ऊपर अगर आप देखते हो तो इन्होंने फिर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स वाली सेम कंडीशन थी 5% वगैरह वाली, और वो आपके यहाँ पे देखनी थी, इन्होंने डिपॉजिटर्स की पूछी। ठीक है सर, डन। नेक्स्ट जो आपका एमसीक्यू है वो आपका सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसोलिडेशन एक्ट 1996 पे है। तो ऑब्वियसली आपको पता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, वो इन राइटिंग होना चाहिए, डॉक्यूमेंट साइन बाय द पार्टीज हो सकता है, और वो क्या हो सकता है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी हो सकता है। और इसमें जैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या, जैसे डॉक्यूमेंट साइन हो गया बाय द पार्टी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर ये तो लेटर हो गया, टेलेक्स हो गया, टेलीग्राम हो गया, और थ्रू अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंदर ऑब्वियसली ईमेल आता है। तो इन्होंने एग्जाम में क्या पूछा, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ईमेल के फॉर्म में हो सकता है? आंसर इज क्लियरली यस, आंसर इज क्लियरली यस। और एक और चीज थी कि भाई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है, वो एज अ क्या है, रेफरेंस दिया हुआ है, रेफरेंस दिया हुआ है ना कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वो भी हो सकता है, वो भी एक्सेप्टेबल है, मैंने आपके लिए वो भी लिख दिया। द रेफरेंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन आर्बिट्रेशन क्लॉज कॉन्स्टिट्यूट्स क्या लिखा है, constitutes an arbitration agreement if the agreement is in writing and the reference is such as to make that arbitration clause part of the contract। so again सर ये वाला एमसीक्यू आपका हो गया। नेक्स्ट जो था आपका सर सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज आरबी ऑफ द पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अब इन्होंने क्या पूछा सर, पेमेंट सिस्टम की डेफिनेशन पे इन्होंने पूछा क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन। क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन इन्होंने पूछा, क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन इसकी डेफिनेशन पे इन्होंने एमसीक्यू चेक करा, क्या क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन पेमेंट सिस्टम के अंदर आते हैं? आंसर इज बिल्कुल आते हैं। उन्होंने इससे रिलेटेड ही इन्होंने एमसीक्यू पूछा था। अगर आपको ये वाली डेफिनेशन आती थी आप वो वाला एमसीक्यू क्लियरली कर सकते थे, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। नेक्स्ट एमसीक्यू था आपका सेक्शन 213 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। उसमें क्या लिखा था, इट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन अदर केसेस। और ऑब्वियसली क्या है, ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, एप्लीकेशन कौन देगा, ट्रिब्यूनल तो ऑर्डर पास करेगा ही करेगा, इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगा और आपका क्या इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर कर देगा। और क्या हो सकता है, इन्होंने क्या करा था कि आपका जो है कौन कौन एप्लीकेशन दे सकता है। एप्लीकेशन हमारे दे सकते हैं अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो नॉट लेस देन 100 मेंबर्स और द मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। या फिर जब किसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, दैट इज कंपनी दैट इज हैविंग लिमिटेड बाय गारंटी वाला केस हो गया, तो नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द पर्सन रजिस्टर ऑन दी कंपनी रजिस्टर मेंबर वाले केस में। तो हमें क्या करना था, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो आपका ए वाले पार्ट पे आया था, नॉट लेस देन 100 मेंबर्स और मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। इसमें क्या आया था, इन्होंने दिया था भाई कंपनी के पास टोटल जो मेंबर्स हैं, जो आपके टोटल मेंबर्स हैं वो आपके 100 मेंबर्स दे रखे थे, एंड आपका 200 मेंबर्स आपके कर रहे थे एप्लीकेशन, एंड कंपनी ऐसे कुछ केस था। आंसर मतलब इस क्लॉज वाले पे था। तो मुझे एक्चुअली फिगर्स तो याद नहीं है, बट हाँ इस क्लॉज के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। डन सर। सर आपका एमसीक्यू नंबर 14 क्या है, एमसीक्यू नंबर 14 जो है आपका एमसीक्यू नंबर है किस पे, आपका पेनल्टी पे। 2 नंबर का क्वेश्चन आया था सर, 2 नंबर का पेनल्टी के ऊपर क्या था। वैसे बेसिक पेनल्टी थी, वैसे तो आपका क्या है सीबी एक्ट के ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज हैं, सेक्शन 15 वाली सीरीज ही चलती है आपका 15HA HB 15A 15ED, बहुत सारी सीरीज चलती हैं। तो उसमें से इन्होंने बेसिक पेनल्टी और मोस्टली सबकी पेनल्टी सेम है। कौन सी है, मिनिमम 1 लाख होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होगी 1 लाख फॉर एवरी डे ऑफ डिफॉल्ट बट विद अ मैक्सिमम 1 CR। तो वही डेफिनेशन थी आपकी सर। डेफिनेशन क्या मतलब आपका सेक्शन था पेनल्टी का। This MCQ was based on Section 15E of the SEBI Act 1992. Failure by an asset management company of a mutual fund to comply with any of the regulation providing for restriction on the activities of asset management companies. Penalty for the same shall not be less than rupees 1 lakh, but which may extend to rupees 1 lakh for each day of failure, subject to maximum of rupees 1 CR। सर 2 नंबर की पेनल्टी थी सर, देख लीजिए।
एमसीक्यू नंबर 15 क्या था आपका? था फेमस है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या था? रूल नंबर 5 था रेड विद शेड्यूल नंबर 3 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000। इसमें क्या था सर? एक आपका ना कमीशन होता है, कमीशन पर ट्रांजैक्शन किसको? टू एजेंट्स अब्रॉड दो आप फॉर सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टी इन इंडिया। अब इसमें क्या था? ऑब्वियसली अब देखा था नॉट एक्सीडिंग 25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेस विच एवर इज मोर। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने फिगर्स वगैरह दी थी, तो आपको उसका 5% निकालना था और नॉट एक्सीडिंग 25,000 मतलब मैक्सिमम कैप आपको रखना है 25,000 विच एवर इज मोर। तो आपको वो देखना था क्या चल रहा था, नॉट एक्सीडिंग 25,000 और आपको 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेस विच एवर इज मोर। तो आपको क्या करना था? इसमें आपको चेक करना था कमीशन इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेस और 25,000 विच एवर इज मोर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। तो इसके ऊपर इन्होंने एक दो फिगर्स दी थी, तो इस क्लॉज से इन्होंने आपका एमसीक्यू पूछा था। सर डन। नेक्स्ट क्या था आपका? दोबारा इन्हें सेबी एक्ट तो इतना पसंद आया ना, शायद 5 नंबर के इन्होंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा। यहाँ पे इन्होंने 2 नंबर का आपका यहाँ पे पेनल्टी पूछी 15 की। और ये जो आपका ये ना नेक्स्ट जो आपका एमसीक्यू नंबर 16 है, ये भी 2 नंबर का था। तो 9 मार्क्स का आपका सेबी एक्ट ही आ गया 100 मार्क्स के अंदर। वाह भाई वाह। अगर अनलेस आपने अगर 5 मार्क्स का जो आपका सेबी एक्ट का क्वेश्चन था वो आपने ऑप्शनल में पूरा क्वेश्चन निकाल दिया तो वो बात अलग है। This MCQ was based on section 15 MB of the SEBI Act 1992. The technical members की definition में क्वेश्चन आया है of the Securities Appellate Tribunal shall be appointed by the CG on the recommendation of search cum selection committee consisting of the following. नेमली क्या होने चाहिए? सर प्रिसाइडिंग ऑफिसर सबको पता है, चेयरपर्सन होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मेंबर, ये भी सबको पता ही होता। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मेंबर, ये भी सबको पता ही होता। और सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स मेंबर। तो इन चारों में ये ऐसा खेल गया, 4 इन्होंने ऑप्शन बनाए, पता नहीं कहाँ पे 4 कर दिए, 3 कर दिए, 2 कर दिए, मतलब इतना कंफ्यूजिंग कर दिया था इन्होंने। और वैसे जिसने पढ़ा होगा उसे याद होगा, जिसने पढ़ा हो शायद उसको भी कंफ्यूजन हो जाती। तो इन्होंने अगेन पूरा लॉ का पेपर ही कंफ्यूजिंग और ट्रिकी कर दिया था। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 17। दिस एमसीक्यू वाज बेस्ड ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इंटरिम आईआरपी की इन्होंने अपॉइंटमेंट पे इन्होंने एक नंबर का एमसीक्यू पूछा था। क्या था? वेयर an application for the corporate insolvency resolution process is made by a financial creditor or the corporate creditor debtor, the resolution professional as proposed in the application shall be appointed as the IRP if no disciplinary proceedings are pending against him। तो अगर इन्होंने ये पूछा, इन्होंने केस मतलब 2-3 लाइन ही पूछी थी। इन्होंने क्या कहा था? आरपी है, बाद में आईआरपी है, पहले आईआरपी है, बाद में आरपी है, इस तरीके से पूछा था। तो ऑब्वियसली दिस वाज बेसिकली बेस्ड ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी। तो इससे रिलेटेड मैंने आपके लिए यहाँ पे रेफरेंस ले लिया कि इस पॉइंट से आपका एमसीक्यू पूछा गया था। डन सर। सर इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 2। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 2 वैसे लिखा मैंने से 2 है, बट हमारे क्वेश्चन पेपर में सबसे ऊपर था टॉप पे, बट मैंने आपके लिए नीचे इन द फॉर्म ऑफ 2 लिख दिया है। और जो आपको मैंने इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 1 करा है, ये आपका सबसे ज़्यादा एंड में दिया हुआ था, मतलब ये कि सबसे लास्ट में दिया हुआ था। हमारा जो एमसीक्यू का पेपर था सबसे ऊपर था वाइंडिंग अप की आपकी केस सिनेरियो, और सबसे लास्ट में थी आपकी सेक्शन 203 अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजर पर्सन केस सिनेरियो। एंडिंग भी इन्होंने क्या करी? केस सिनेरियो से। स्टार्टिंग भी केस सिनेरियो से करी, बीच में इन्होंने टिपिकल क्वेश्चन डाले। पूरा लॉ का पेपर ऐसा बनाया इन्होंने कि भाई बच्चों को आज हम छोड़ेंगे ही नहीं। बेहतरीन। सर आ जाते हैं हम इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 2 पे। क्या था सर? वाइंडिंग अप के प्रोविजन। पता नहीं आधे जाता है जनता तो शायद वाइंडिंग अप चैप्टर को ही छोड़ के जाती होगी, इतने सारे सेक्शंस हैं। बट सर उसके अंदर कुछ कुछ मेन सेक्शंस पढ़ लिया करो, उस पर इन्होंने एमसीक्यू पूछे थे। तो अगेन मैं आपके लिए पूरा केस सिनेरियो तो नहीं लेके आ पाया हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या था, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं था, इन्होंने अपना आप थोड़ा सा ड्राफ्ट करा था। बट हाँ, एमसीक्यू के जो फिगर्स हैं आपको मैं वो एटलीस्ट लेके आ पाया हूँ आपके लिए। तो अगेन जिन्होंने दे रखी थी एग्जैक्ट यही फिगर्स हैं सर, आंसर भी बिल्कुल यही आया है, मुझे याद है बिल्कुल फिगर्स। पेमेंट फॉर टोटल वर्कमेंट ड्यूज अमाउंटिंग टू जो हो रही है, आपको क्या होता है, आपको एक चीज़ पता होती है, आपको सेक्शन 326 के अंदर लिखा होता है जब भी आपको प्रोफेशनल पेमेंट्स करनी होती हैं तो सबसे पहले हम वर्कमेंट ड्यूज को पे करते हैं, उसके बाद हम सिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं। अगर हमारी एसेट अगर पेमेंट इन फुल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी पेमेंट इन फुल नहीं हो पाती तब आप क्या करते हैं? आप पारी पासू पेमेंट करते हैं। पारी पासू मतलब दोनों में इक्वल प्रोपोर्शन में पेमेंट होती है। तो उसके ऊपर एमसीक्यू था। तो टोटल वर्कमेंट ड्यूज के ऊपर आपने इन्होंने क्या किया? 2 CR का वर्कमेंट ड्यूज है। सिक्योर क्रेडिटर्स हमारे कितने थे? 10.5 CR के थे। एंड सम अवेलेबल फॉर फ्रॉम रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स वाज 10 CR। तो आप देखो कैलकुलेटर आ गया सर लॉ के पेपर में। तो उन्होंने क्या करा? 2 CR के तुम्हारे हो गए टोटल वर्कमेंट ड्यूज, और 10.5 के ऐड करो इसके अंदर हो गए आपके सिक्योर क्रेडिटर। तो टोटल हमारा जो ड्यूज है वो 12.5 CR है। बट हमारे असेट्स कितने? 10 CR। तो असेट्स जो हमारे 10 CR है उनको बांट दो दोनों में, किस रेशियो में? 10 CR को बांटो 12.5
से डिवाइड करो क्योंकि 12.5 है, मल्टीप्लाई 2 CR कर दो तो आपका 1,60,00,000 आपको वर्कमैन ड्यूज को मिल जाएगा। तो उन्होंने सेम ही चीज़ पूछी थी कि भाई वर्कमैन ड्यूज को बता दो कि डिटरमाइन द अमाउंट टू बी पेड टू वर्कमैन इन द वाइंडिंग अप। और सर 1,60,00,000 आंसर है, ऑप्शन नंबर ए था, मुझे ऑप्शन बी याद है, ऑप्शन नंबर ए था 1,60,00,000, यही है आपका आंसर। As per Section 326 of the Companies Act 2013, payment of all debts shall be paid in full unless the assets are insufficient to meet them, in which case they shall abate in equal proportion between the workmen dues and the dues to secured creditors of every creditor shall be deemed to be rank in pari passu charge in favor of the workman. So the total payment shall be 1,60,00,000 rupees. सर आंसर ये है, 100% ये है। आइए आप नेक्स्ट आपका जो था अगेन इन्होंने पूरा केस सिनेरियो पूछा, फाइंडिंग अप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे थे। नेक्स्ट आपका क्या था, सेक्शन 273 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अगेन वाइंडिंग अप चैप्टर से ही है। द ट्रिब्यूनल शैल नॉट रिफ्यूज टू मेक अ वाइंडिंग अप ऑर्डर मेयरली बिकॉज द रीजन ऑफ दैट द असेट्स ऑफ द कंपनी हैव बीन मॉर्टगेज फॉर एन अमाउंट इक्वल टू और इन एक्सेस ऑफ दोज असेट्स और द कंपनी हैज नो असेट्स। तो अगेन हमें देखना था भाई अगर कंपनी की जो भी असेट्स है मॉर्टगेज हो जाती हैं इक्वल टू और इन एक्सेस ऑफ दीज असेट्स, और या क्या कंपनी के पास एसेट्स ही नहीं है, तो क्या ट्रिब्यूनल रिफ्यूज कर सकता है? आंसर इज क्लियरली नो, ट्रिब्यूनल रिफ्यूज नहीं कर सकता है। तो इसके ऊपर इन्होंने एक आपका एमसीक्यू पूछा था। ठीक है सर। वाइंडिंग अप ऑफ कमेटी, वाइंडिंग अप कमेटी कौन क्या होता है, उसमें क्या क्या मेंबर्स आते हैं, कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? सर ऑफिशियल लिक्विडेटर आता है, नॉमिनी ऑफ सिक्योर क्रेडिटर आता है, प्रोफेशनल नॉमिनेटेड बाय द ट्रिब्यूनल आता है, बट इट शैल नॉट इंक्लूड, अलग हाईलाइटर से करना पड़ेगा सर, बहुत ही ज्यादा गंभीर मामला है, इट शैल नॉट इंक्लूड क्या, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन। सर ये आपका करेक्ट इन्होंने पूछा, कौन नहीं होगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन, ये आपका फाइनल था। सर नेक्स्ट नंबर एमसीक्यू नंबर 4 आया, अगेन इसको अलग हाईलाइट से लेते हैं, सपोज पिंक ले लेते हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर शैल अलोंग विद द एप्लीकेशन फर्निश रिकॉर्ड किसका, ऑफ द डिफॉल्ट रिकॉर्डेड विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी और सच एज द रिकॉर्ड और एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट। ऑब्वियसली अगर आप देखते हो फाइनेंशियल क्रेडिटर जब भी एप्लीकेशन करता है किसको, ट्रिब्यूनल को करता है, आईबीसी के लिए करता है, तो वो अपना रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट देगा विद द इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी या फिर सच एज द रिकॉर्ड और एविडेंस, लाइक बैंक स्टेटमेंट देगा कि भाई मेरे पास तो आई नहीं अमाउंट, ठीक है, और द नेम ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल देगा, प्रपोज आईआरपी की आपको क्या देगा, प्रपोज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नेम देगा, और क्या देगा, एनी अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। तो हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन था, जो हमारे एग्जाम में एमसीक्यू आया था, वो एनी अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड आया था। इसके अंदर उन्होंने 3-4 ऑप्शन और लिखे थे, इसमें शायद एज में एनी अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय ट्रिब्यूनल था, बट अगेन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड के अंदर ट्रिब्यूनल का क्या काम, यहाँ पे बोर्ड आएगा आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आंसर वाज एनी अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। और यहाँ पे बोर्ड कौन सा है, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है, यहाँ पे बोर्ड कौन सा, आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके ऊपर आपका एक एमसीक्यू इन्होंने टेस्ट करा। नेक्स्ट एमसीक्यू था आपका, एज पर सेक्शन 272 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, a contributory shall be entitled to present the petition। कब कर सकता है, कौन सी मतलब petition कौन करेगा, petition by whom, a contributory shall be entitled to present the petition only if the shares were originally allotted to him and he has held the shares for at least 6 months during the 18 months immediately preceding the commencement of the winding up, or the shares have been devolved by the reason of him बाय द रीजन ऑफ द डेथ ऑफ अ मेंबर। तो अगेन हमारे पास जो एग्जाम में केस सिनेरियो आया था उसके अंदर यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन लग रहा था, क्योंकि उसमें क्या आता है, ड्यू टू द डेथ ऑफ मतलब हर फादर, मतलब ये कि 2 भाई थे, उनके मतलब फादर के पास उनके क्या थे, शेयर्स थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह से उनके बेटों में शेयर्स बढ़ गए थे। तो उसके बेसिस पे था क्या वो एप्लीकेशन कर सकते हैं, आंसर इज यस, क्योंकि वो आपकी क्या है, पेटिशन कॉन्ट्रीब्यूटरी के अंदर की डेफिनेशन में आ जाएंगे, क्योंकि द शेयर्स हैव बीन डिवॉल्व ऑन हिम बाय द रीजन ऑफ द डेथ ऑफ अ मेंबर। सर ये था आपका क्या, सीए फाइनल दिसंबर 2021 के एमसीक्यूज। बहुत तो वेट कर रहे थे सर क्या एमसीक्यूज आए हैं, डिस्क्रिप्टिव में तो इन्होंने जान ही ले ली, क्या इन्होंने एमसीक्यूज में भी वही करा, आंसर इज क्लियरली यस, इन्होंने एमसीक्यूज के अंदर भी जान ही ले ली हमारी। इन्होंने बहुत ज़्यादा टिपिकल एमसीक्यूज पूछे, इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव टिपिकल पूछा, और पूरा लॉ का पेपर इन्होंने बिल्कुल ही अलग लेवल का मुश्किल कर दिया। सो एट द एंड व्हाट आई विल से टू यू, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट ऑफ लक for your exams, prepare best, work hard, and yeah, definitely prepare best, give your best, and forget the rest. Enjoy and all the best of luck for all the future chartered accountants. बेस्ट ऑफ लक गाइस। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ क्या आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ सीए फाइनल दिसंबर 2021, आपका डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन के आपके साथ एमसीक्यूज आने वाले हैं। सो यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। एंजॉय, बेस्ट ऑफ लक गाइस, बाय बाय।